हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 29 का पार्ट 1 करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है आपका एलएलपी के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में है। तो हम यहाँ पर एलएलपी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है, थोड़ी बहुत बातें इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो एलएलपी के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में हमने चैप्टर नंबर 26A में बात करी थी कि एलएलपी क्या होती है, मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। ये बातें हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एट द आउटसेट वी मे क्लेरिफाई दैट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट अप्लाई टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनरशिप के जो गाइडलाइंस होती हैं वो एलएलपी पर लागू नहीं होती हैं। ज़्यादातर गाइडलाइन आपको लागू नहीं होती, ये बात यहीं क्लियर कर दी जाती है, तो दिमाग में कन्फ्यूजन ना रख करके चलिएगा। एलएलपी एक्चुअल में पार्टनरशिप प्लस कंपनी दोनों के गुण लेकर के आती है। पार्टनरशिप के भी गुण होते हैं और कंपनी के भी गुण होते हैं। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फार्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया व्हिच एस्टेब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द इंडिया। यानी एक ऐसी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो कि विदेश में इस्टेब्लिश की गई हो, विदेश में रजिस्टर की गई हो, लेकिन वो अपना बिजनेस जो है इंडिया में कर रही हो, तो उसे फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखिए, जो जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, उसी तरीके से यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट होता है। ओके, एलएलपी एग्रीमेंट में दो एग्रीमेंट होते हैं या दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगी उसके बारे में बात होती है, और दूसरे में पार्टनर्स का एलएलपी के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगी उसकी बात होती है। ओके, क्लियर हो गई बात? तो यही है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन्स एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। समझ गए बात को मैंने जो बताया आपको? यानी कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है, साथ ही साथ में एलएलपी का पार्टनर के साथ में भी एग्रीमेंट होता है। ओके, तो पार्टनर्स जैसे मान लो 3 पार्टनर है तो उनका एग्रीमेंट का यानी कि एलएलपी का एग्रीमेंट का एक पार्ट पार्टनर्स की रिलेशनशिप को बताएगा और दूसरा पार्ट एलएलपी का पार्टनर्स के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करता है। which determines the mutual rights and duties of the partner, their rights and duties in relation to that of limited liability partnership। तो इससे जो हमने एग्रीमेंट बनाया उससे पता चला कि म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं पार्टनर्स की आपस में, और साथ ही साथ में पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ में क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं इन रिलेशन टू दैट, वो भी यहाँ पर पता चलता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। जैसे एक कंपनी एक लीगल एंटिटी है, या यूँ कह लीजिए जो लीगल एंटिटी होती है उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। जैसे कंपनी फॉरेन कंपनी हो गई, एलएलपी भी आपकी उसी कैटेगरी में आती है, बॉडी कॉर्पोरेट होती है। इसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ये एक लीगल एंटिटी होती है। क्या पार्टनरशिप एक जो है बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं, पार्टनरशिप का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, पार्टनर ही उसमें मेन होते हैं। पार्टनरशिप अपने दम पर कोई काम नहीं कर सकती, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो कहने मतलब हुआ कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ऐसी चीज़ जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सके, जिसकी अपनी लीगल वैल्यू हो, लीगल एग्जिस्टेंस हो, उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो एलएलपी उसी कैटेगरी में आता है। लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इज अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच हैज़ इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्म के पार्टनर से उसका लेना देना नहीं, उसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है एलएलपी का। ओके, एंड हैज़ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर सिमिलर टू दैट व्हिच कंपनी कंस्टिट्यूटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनरशिप के प्लस कंपनीज़ के दोनों के गुण होते हैं। ओके, तो वही बता रहा है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, तब भी उसका अपना अस्तित्व होता है। ओके, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कंपनीज़ के जैसी होती हैं। जैसे कंपनियों में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो गुण होते हैं वही गुण एलएलपी में भी होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जो है सेक्शन 3 में की गई है एलएलपी एक्ट 2008 में। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट? ये एलएलपी एक्ट 2008। एंड इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मतलब ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इस एक्ट के तहत, और ये लीगल एंटिटी होती है और इनका पार्टनर से सेपरेट रोल होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कभी ख़त्म नहीं होती है, चलती रहेगी। जैसे नदियाँ बहती रहती हैं परपेचुअली, आदिकाल से बहती जा रही हैं, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
परपेचुअल होती है। किसी पार्टनर के आने या जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। किसी पार्टनर के आने या जाने से, छोड़ देने से, ज्वाइन कर लेने से किसी भी प्रकार का एलएलपी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कुछ इसकी क्वालिटीज़ हो गई, कुछ इसके फीचर्स हो गए। ओके, बात करेंगे पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन से बात की, बातें क्लियर हो रही होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन चैप्टर नंबर 26A में किया है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें यहाँ क्लेरिफाई किया जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो पार्टनरशिप बनती है उसकी ज़्यादातर बातें आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर लागू नहीं होती, बल्कि कंपनी की ज़्यादातर बातें लागू होती हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो कंपनी बनती है उसकी बातें भले भी उसके रूल्स लागू हो जाते हैं, पार्टनरशिप के रूल नहीं लागू होते हैं, ज़्यादातर नहीं लागू होते हैं। फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म वो होती है जो विदेश में बनती है, विदेश में रजिस्टर्ड होती है और इंडिया में अपना बिजनेस करती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है इसमें इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा उसकी बात होती है, और दूसरे पार्ट में पार्टनर्स का एलएलपी के प्रति क्या जो है रिलेशनशिप रहेगा उसकी बात होती है। बॉडी कॉर्पोरेट उसे कहते हैं जिसका लीगल एग्जिस्टेंस हो, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो। जैसे कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है तो ऐसी चीज़ों को बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे कंपनी होती है वैसे एलएलपी भी आपकी एक सेपरेट जो है लीगल एंटिटी होती है, तो इसे बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है और इसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि सिमिलर होती है कंपनीज़ के जैसे, यानी कंपनी वाले गुण इसके अंदर में होते हैं। कंपनीज़ की जो इसकी यानी एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जो है एलएलपी एक्ट 2008 के सेक्शन 3 में की गई है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से क्या कहेंगे, एलएलपी को जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और इसको जो है इस एक्ट के तहत यानी कि एलएलपी एक्ट 2008 के तहत इनकॉर्पोरेट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। ये एक लीगल एंटिटी होती है और अपने पार्टनर से सेपरेट होती है, अलग इसका अस्तित्व होता है। एलएलपी जो होती है वो परपेचुअल सक्सेशन वाली होती है, यानी लगातार चलती रहती है। किसी भी पार्टनर के ज्वाइन कर लेने से या छोड़ देने से एलएलपी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एलएलपी में there are partners including a mandatory designated partner whose role has been described in section 5 to 7 of the act। LLP में पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर इंक्लूडिंग मैंडेटरी डेजिग्नेटेड पार्टनर। ध्यान रखिएगा कि एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं और उसमें एक मैंडेटरी जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी होता है, जिसका रोल सेक्शन 5 से लेकर 7 में डिस्कस किया गया। हम सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो एज पर सेक्शन 5 एनी इंडिविजुअल आर बॉडी कॉर्पोरेट मे बी पार्टनर इन अ एलएलपी एक्सेप्ट फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट में मैंने आपको बताया कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है और आपका फॉरेन कंपनी भी जो है बॉडी कॉर्पोरेट होती है जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एलएलपी में पार्टनर के तौर पर दूसरी एलएलपी भी शामिल हो सकती है। ओके, एलएलपी में पार्टनर के तौर पर एक कंपनी भी शामिल हो सकती है, एलएलपी में पार्टनर के तौर पर एक फॉरेन कंपनी भी शामिल हो सकती है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में जो सेंस बन रहा है उसको क्लियर रखना यहाँ जरूरी हो जाता है। अब कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं, तो पहला जो व्यक्ति है उसका दिमाग ना खराब हो, ठीक है, या फिर जो है कोर्ट ने उसको जो है ये कह रखा हो कि जो है ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन में और फाइंडिंग इज इन फोर्स, मतलब कहने कोर्ट ने उसको जो है अपराधी घोषित किया हुआ है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया और उसका एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, तो ऐसे लोगों को हम जो है वो नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते हैं, एलएलपी का पार्टनर नहीं बना सकते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। कितने पार्टनर होने चाहिए, 2। एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है हर एक एलएलपी में सेक्शन 7 के हिसाब से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट होने चाहिए। ओके, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, तो हर एक एलएलपी में 2 जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम होने चाहिए, जो कि
उन दोनों में से कम कोई एक जो है रेजिडेंट इन इंडिया हो। अब रेजिडेंट इन इंडिया किसे कहेंगे, तो रेजिडेंट इन इंडिया उसे कहा जाएगा जो पिछले जो है पिछले एक साल में हमारे देश में नॉट लेस देन 182 दिन रहा हो। ओके, 182 दिन से ज़्यादा अगर रहा है ना, नॉट लेस देन 182 डेज, अगर 182 दिन से ज़्यादा अगर कोई रहा है तो उसको हम रेजिडेंट इन इंडिया कहते हैं। ओके, यानी कि अगर मैं 183 दिन रह गया या 182 दिन रह गया तो मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा। अगर मैं 180 दिन में भाग गया, यानी 6 महीने में देश में रहा और फिर मैं सऊदीया चला गया, तो मुझे NRI मान लिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन मान लिया जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि 182 दिन अगर पिछले साल रहे हो तो आपको रेजिडेंट माना जाता है। ओके, BFM में बड़े जोर तरीके से डिस्कशन हुआ इस बारे में। ठीक है, तो अब क्लियर होती है बात कि हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिनमें से एक जो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर अब आपके मन में एक डाउट बन रहा होगा, जो कि ये है कि पहले मैंने बताया कि कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, फिर मैंने आपको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी बात कर दी, तो क्या ये दोनों मिलकर के 4 होने चाहिए क्या, है ना? बात सही है कि नहीं? 2 मिनिमम पार्टनर और 2 डेजिग्नेटेड मिनिमम पार्टनर। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो पार्टनर हैं वही डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कुल 2 ही पार्टनर हों, ये संभव है कि 4 लोग हों, लेकिन 2 लोगों में भी काम चल सकता है। हो सकता है दोनों के दोनों जो पार्टनर हैं वही डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हों, तो 2 से भी काम चल सकता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पालने की आवश्यकता नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, है ना, लिमिटेड लायबिलिटी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में थोड़ी कंडीशन दी गई है। इन केस ऑफ LLP इन विच ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेशन। रुकिए एक मिनट। तो अगर कोई LLP है जिसमें सभी के सभी पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, यानी कि एक LLP है जिसमें जितने भी पार्टनर हैं 1 2 3 वो सभी के सभी बॉडी कॉर्पोरेट हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब या तो वो LLP है, या तो वो कोई कंपनी है, या तो वो कोई पार्टनरशिप फर्म, यानी कोई व्यक्ति नहीं है कुल मिलाकर के। या इन विच 1 और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, यानी कि या हो सकता है एक LLP है जिसमें एक या एक से अधिक, हो सकता है कोई इंडिविजुअल भी है और दूसरा उसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी है, ऐसा भी हो सकता है। इंडिविजुअल व्यक्ति भी है और बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कोई LLP कोई कंपनी भी हो सकती है। तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच लाइबिलिटी पार्टनरशिप और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ऐसे केस में, इस केस में क्या होगा कि ये जो पार्टनर्स हैं, ये जो पार्टनर हैं आपके LLP वगैरह बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या करें, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल जो कि इसके पार्टनर हैं ऐसी लाइबिलिटी फर्म के, यानी कि 2 व्यक्ति जो इसके इस फर्म के, मान लो यहाँ 2 इंडिविजुअल हैं, तो वो या तो पार्टनर के तौर पर काम करेंगे, या जो इनका ये जो LLP है इनका नॉमिनी जो होगा, नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसका नॉमिनी जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, फिर क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये LLP है, इसके जो पार्टनर, इसमें कोई व्यक्ति है ही नहीं। अब अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है तो पार्टनर कौन बनेगा, सॉरी डेजिग्नेटेड पार्टनर किसे बनाएं? डेजिग्नेटेड पार्टनर जो ये कॉर्पोरेट है, कंपनी है, LLP है, फॉरेन कंपनी है, इनके जो नॉमिनी हैं उनको जो है आप पार्टनर बना दीजिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दीजिए, ये कहा जा रहा है। ओके, अगर मान लो ये LLP है, इसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और एक LLP है और एक कंपनी है, मान लो 3 पार्टनर हैं, एक कंपनी भी है, तो इसमें क्या होगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को पार्टनर बना दीजिए। अब चाहे इस वाली LLP का, चाहे इस कंपनी का जो नॉमिनी है उसको पार्टनर बना दीजिए, आपकी मर्जी है। रेजिडेंट इन इंडिया का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, जो हमारे देश में नॉट लेस देन 182 दिन रहता है प्रीसीडिंग या इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 ईयर में, तो उसे हम रेजिडेंट इन इंडिया मान लेते हैं। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में कुछ बातें, यहाँ कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। एनी पार्टनर मे बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाई एंड इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट एंड ए पार्टनर में सीज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टनर यदि वो चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, लेकिन ऐसा LLP एग्रीमेंट के हिसाब से ही होगा। और अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर पहले से है तो वो चाहे तो अपना अधिकार त्याग सकता है, नॉर्मल पार्टनर हो सकता है एज पर एग्रीमेंट, इसकी आज़ादी होती है। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एनी LLP अनलेस ही हैज़ गिवन हिज प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज सच टू द LLP इन सच फॉर्म एंड मैनर में बी प्रिस्क्राइब। तो कोई भी व्यक्ति डेजिग्नेटेड पार्टनर तब तक नहीं बनता है जब तक उसने पहले से ही अपनी रजामंदी ना दे दी हो कि हाँ मैं LLP में पार्टनर के तौर पर काम करना चाहता हूँ। उसके बाद एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार
the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partner in such form and manner as may be prescribed within 30 days of appointment। तो जिसको भी आपने designated partner अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर में उसको रजिस्टर करवाइए। कहाँ पर? रजिस्ट्रार के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। लेकिन ध्यान रखें कि जिस उन्हीं लोगों को रजिस्टर करवा सकते हैं, उन्हीं इंडिविजुअल्स को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं जिन्होंने अपना रिटर्न कंसेंट दे दिया, अपनी राजीनामा रजामंदी दे रखी है। एंड इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सेटिस्फाई सच कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जिस भी इंडिविजुअल को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं वो सभी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे डेजिग्नेटेड पार्टनर होने की, उसी को ही बनाया सकता है, सभी को नहीं। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द LLP शैल ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे DPIN कहा जाता है। ओके, हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को चाहिए। ऐसे ही मेरे ख्याल कंपनियों में DIP होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन, DIN होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कंपनीज में होता है। उसी की तर्ज पर ही यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को ये ऐसा अलॉट किया जाता है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ में कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न सेक्शन 153 से 159 भी लागू होते हैं इनके ऊपर। यानी कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 153 से लेकर 159 तक लागू होगा किस पर? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर। शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडीज ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब यथोचित परिवर्तन करके फॉर द सेड पर्पज। कहने मतलब ये हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 159 से 153 से 159 तक आपका ये जो DIN के बारे में बात करता है, डेजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह के बारे में बात करता है, तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम उसको लागू करेंगे किसके? पार्टनर्स, यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर भी हम लागू कर लेते हैं। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स जो है हमारी पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। तो पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर दो होते हैं इसमें। देखिए पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए पार्टनर ऐसे समझ लीजिए नाम के होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर को असली जिम्मेदारी मिली हुई होती है, किसको? इस संस्था को चलाने के लिए। यही रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, यही जो रिटर्न फाइल करना है, जो फाइलिंग है, दस्तावेज है, सरकार से बातचीत करनी, सारी जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर होती है। ओके, तो LLP में पार्टनर्स होते हैं और उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी शामिल होते हैं। इनके रोल के बारे में सेक्शन 5 से 7 में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट LLP का पार्टनर बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे दिमाग खराब है जिसका, कोर्ट में उसके पे खिलाफ केस चल रहा है, दिवालिया घोषित हो गया या दिवालिया नहीं घोषित हुआ है लेकिन उसने कोर्ट में केस कर रखा है, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से उसने केस कर रखा है और उसका केस एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो ऐसे लोग नहीं बन सकते हैं। यानी कि जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो नहीं पार्टनर बन सकते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है हर एक जो है LLP में होने जरूरी होते हैं एज पर सेक्शन 7। तो हर एक LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं, और उनमें से कम एक इंडिया का निवासी होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ओके, तो ये इंडिविजुअल की डिमांड करते हैं, ध्यान दीजिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए। ओके, उसके बाद में रेजिडेंट इन इंडिया उन्हें कहा जाता है जो हमारे देश में 182 दिन या उससे अधिक रहते हैं पिछले साल में, उनको रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाता है। और अगर मान लो कोई LLP बनी हुई है जिसमें सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं, या जिसमें एक या एक से अधिक पार्टनर जो है इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो उनमें से एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हमें मिलने चाहिए जिन्हें हम पार्टनर के तौर पर घोषित करेंगे, ठीक है। या उनके नॉमिनी, जो बॉडी कॉर्पोरेट है उनके नॉमिनी को हम पार्टनर के तौर पर वहाँ, जैसे कोई LLP है मान लो, उसके जो पार्टनर हैं वो या तो कोई LLP है या कोई कंपनी है या कोई फॉरेन कंपनी है, तो ऐसे में कोई इंडिविजुअल व्यक्ति पार्टनर है ही नहीं, तो किसको फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे? तो जो LLP हैं इनका जो नॉमिनी वगैरह होंगे, या फिर जो कंपनी की जगह पर जो कंपनी के यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको पार्टनर यहाँ पर बनाया जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि कोई भी पार्टनर यदि चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, ठीक है, LLP एग्रीमेंट के हिसाब से, और चाहे तो अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर का पद छोड़ भी सकता है। ओके, उसके बाद में
अगर रिटर्न कंसेंट नहीं दी है, प्रायर से रजामंदी नहीं दी है, तो उस व्यक्ति को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते हैं। अगर आपने किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया हुआ है तो उसको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवा दीजिए उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर में, ठीक है। अगर जो है जिस व्यक्ति को आप जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं उसका कंसेंट रिटर्न में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में इंडिविजुअल जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं या बन गए हैं वो सभी टर्म्स और कंडीशंस को पूरा करें जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है एक्ट में, ठीक है। हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है एलएलपी का जो होता है उसको चाहिए कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, DPIN ऑब्टेन करना जरूरी होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको फाइंड आउट मतलब प्राप्त कर लेना जरूरी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 153 से 159 में यथोचित परिवर्तन करके उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा मुटेंडिस एंड मुटेंडीज़ के हिसाब से, ओके, मुटेटिस एंड मुटेंडीज़ के हिसाब से। ये कई बार टर्म पूछ लेते हैं फ्रेंड्स कि इस शब्द का क्या मतलब है। जैसे परिपाशु है ना, परिपाशु का क्या कॉन्सेप्ट होता है? परिपाशु मतलब होता है अगर मान लो जो है 3 बैंकों ने जो है किसी कस्टमर को लोन दिया है, ठीक है, परिपाशु क्लेम, तो तीनों लोगों ने अगर मान लो लोन दिया है 1 करोड़ रुपए का और एसेट बेचने के बाद में सोचो कि 30 लाख रुपए मिले हैं, तो ये 30 लाख रुपए हर एक को बराबर बराबर बटेंगे, यानी 10-10 लाख रुपए हर एक को देना पड़ेगा। तो ऐसे पारिपाशु क्या होता है पूछ लेते हैं। उसी तरीके से मुटाटिस मुटांडीज क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ एंड चेंजेज इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है और साथ साथ इसमें अगर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को चेंज करें तो क्या होता है, इसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर हैव बीन डिटेल्ड इन सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट इन टर्म्स ऑफ विच डेजिग्नेटेड पार्टनर सेल। देखिए सेक्शन 8 में जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहली बात है ये बता रहे हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो मैंने आपको नहीं बताया कि सारी जिम्मेदारी पार्टनर के ऊपर नहीं होती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होती है कि ये जो है एलएलपी को चलाएं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग ऑल एक्ट मैटर्स एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाई एलएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न फाइल करना, स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट जनरेट करना, है ना, टू द परसेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। तो ध्यान दीजिए जितने भी काम एलएलपी के होते हैं उन सबको करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती हैं, ठीक है। जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, एलएलपी से जो कंप्लायंस वगैरह एलएलपी को करना है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कोई रिटर्न फाइल करना है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, एलएलपी के बिहाफ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं। नॉर्मल पार्टनर्स को ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइबल टू ऑल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर एनी कंट्रावेंशन विद दोज प्रोविजन। अगर आपने एलएलपी के प्रोविजन को कंट्रावेन किया है यानी कि उसका उल्लंघन किया है तो जो भी पेनल्टी होगी वो एलएलपी के बिहाफ पर किसको भरनी पड़ेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भरनी पड़ती है। सेक्शन 9 क्या बताता है? सेक्शन 9 एलएलपी में अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 days ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फॉर एनी रीजन एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी वजह से वैकेंसी हो जाती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर नहीं है हमारे पास में, तो इसको अपॉइंट कर देना है 30 दिन के अंदर में। कब से? जब से वैकेंसी बनी है, जब से पद खाली हुआ है उसके 30 दिन के अंदर में किसी न किसी को अपॉइंट कर दीजिए। और जब किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे तो सेक्शन 7 की जो गाइडलाइंस है यहाँ पर वो सारी की सारी इनके ऊपर लागू होती है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे ख्याल से सारी बातें हमने यहाँ पर आपको बता दी है। तो अभी 2 या 3 लेक्चर और आने हैं, तब जा कर के ये एलएलपी पूरी तरह से ख़त्म होगी, लेकिन ये है कि बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड।